So hello my champions, कैसे हैं आप? तो this video we will be talking about fundamental rights and this is a part of our AIM 40 plus in GS for UPSC and CDS. तो यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ अश्योर्ड क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो हर साल 3-4 क्वेश्चन यार आते ही आते हैं। तो अपने को इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी जो हम पढ़ाई करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली क्या होते हैं? वो राइट्स होते हैं जो आपको स्टेट देता है, जो कि अनकम्प्रोमाइजिंग होते हैं और किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, पहले कहाँ पे मिलेंगे आपको? पार्ट 3 में मिलेंगे। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ पार्ट 3। ठीक है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इसको हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? फ्रॉम द आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। आर्टिकल 12 टू 35 तक आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो एफ क्या प्रॉमिस करते हैं आपको? दे प्रॉमिस यू पॉलिटिकल लिबर्टी। और पीछे हमने देखा है जो सोशल और इकोनॉमिक लिबर्टी है उसके लिए आपके पास क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं थे। अब कितने हैं? 6। द right to property was deleted and made a legal right. ठीक है, it is no longer now a fundamental right but it is a legal right which is exercised by the people. इसके अलावा कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके फंडामेंटल राइट्स के। सबसे पहला क्या है? दे आर नॉट सार्कोसेंट, दे आर नॉट सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट नहीं है यार, सैक्रोसेंट मतलब दे आर नॉट परमानेंट। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि स्टेट लगाता है उनके ऊपर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, कुछ भी करो। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जब आती है तब आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। इंटरनल इमरजेंसी होती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, उस केसेस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट भी नहीं है। कई आपने देखा होगा कुछ राइट सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, कुछ राइट सिर्फ इंडियंस के लिए रिजर्व होते हैं, कुछ फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेनर्स के लिए नहीं होते हैं, कुछ दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो दे आर नॉट ऑल्सो एब्सोल्यूट, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सभी पे अप्लाई होते हैं। आपने ध्यान देना है कौन कौन से किस नेचर के हैं। ठीक है, आगे दे आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल, ठीक है, जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट अब्राइज हो रहा है तो आप सीधे किसके पास जा सकते हैं? यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। बिकॉज इंडिया में जो फंडामेंटल राइट का सुप्रीम जो गारंटर है सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। दो हाई कोर्ट भी है बट सुप्रीम कोर्ट इज द लीगल गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, इतनी क्लैरिटी आपको है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देना है, ये सारे PYQ ही हैं। अगर हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, these are basically the PYQs which have came in past in different exams like CDS, NDA, CAPF। ठीक है, तो now let's start। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, the first is the RTE, that is commonly called as right to equality and it lies in between Article 14 and Article 18। Article 14 और Article 18 जो है वो आपको बताता है आपका राइट टू इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, इसको आपने समझना है। राइट टू इक्वलिटी लाइज हियर इन आर्टिकल 14 टू 18, जहाँ पे क्या है? जो आर्टिकल 14 है उसकी इंटरप्रिटेशन है। अब हमने देखना है आर्टिकल 14 से। उससे पहले आप 12 और 13 में देखिए आर्टिकल 12 क्या बताता है आपको। ठीक है, आर्टिकल 12 आपको देता है स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 12 हियर गिव्स यू डेफिनेशन ऑफ द स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट्स। स्टेट वर्ड जो होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्टेट शैल नॉट डू एनी इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो स्टेट क्या है? स्टेट कोई भी वो ब्रॉड चीज़ है जो कि आपको सर्विसेज दे रही है। ठीक है, अभी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी हम स्टेट में लेते हैं अगर इट इज़ गिविंग सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको भी स्टेट में ले जाता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है एनी लॉ पास्ड and that if that particular law, bylaw, stats, temporary laws, ordinance, कुछ भी, if it is abrogating your fundamental right, so the court has power to struck down that particular law, bylaw, temporary stats, ordinances, कुछ भी। ठीक है, किसी भी किस्म के लेजिस्लेचर है और if it is it is not complying with the norms, यानी if it is disrupting the fundamental
ठीक है, if it's disrupting the fundamental rights, in that cases that law is struck down। ठीक है, ये आपने समझना है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 है ना, इसमें हमने देखना है अभी क्या है, आपने ये देखना है कि हमने सर्टेन एक्सेप्शन है। ठीक है, अब देखना आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान देना है कि 31A, 31B, 31C, इस चीज को आपने ध्यान देना है, एक्सेप्शन है। मतलब जैसे सपोज अब जब बाद में केसेस होने शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आर्टिकल्स बनाए, सर्टेन अमेंडमेंट्स किए और 31A, 31B, 31C को इंसर्ट किया गया अंडर 9 शेड्यूल। तो ये जो है सर्टेन, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि 31A किससे डील करता है, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स है ना, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, यानी सपोज जमीन अधिग्रहण करना है, किसी पर्टिकुलर लैंड को अधिग्रहण करना है और वहाँ पे बहुत जरूरी है, वो वहाँ पे कुछ पब्लिक इंटरेस्ट का काम होना है, उस केस में फंडामेंटल राइट्स को एक तरफ रखा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 31B बोलता है 9 शेड्यूल। ठीक है, 9 शेड्यूल में गवर्नमेंट ने क्या बोला, इफ लॉ इज केप्ट इन द 9th शेड्यूल, द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू डज नॉट अप्लाई टू दैट लॉ। तो जब केशवानंद भारती केस आया उसके बाद से ये हट गया था, बट तब तक ये क्या था, एक इम्यूनिटी दे रहा था। ठीक है, 31C क्या होता है, 31C कहता है अगर गवर्नमेंट किसी डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ ला रही है और इफ दैट लॉ इज एब्रोगेटिंग द फंडामेंटल राइट, इन दैट केस ऑल्सो a law can be made। तो 31A, 31B, 31C आपने याद रखना है, it is a PYQ। Remember, it is a PYQ। I am stressing on it, it is a PYQ। ठीक है, अब आइए आप आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, व्हाट डज आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18 stands for right to equality। ठीक है, it stands for right to equality। जहाँ पे आपका आर्टिकल 14 है, ठीक है, where your आर्टिकल 14 क्या बोलता है आपका आर्टिकल 14, it tells you that कि आपके जो लॉज है, ठीक है, it tells about equality of law, it tells about equality of law। आर्टिकल 14 is telling about equality of law, equal protection of law and रूल ऑफ लॉ। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के आगे सब बराबर है, और लॉ जो होता है, ठीक है, लॉ उसमें क्या होता है, इट अप्लाइज इक्वली टू एवरी इंडिविजुअल। और थर्ड क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ, कि कोई भी पर्सन है, ही और शी इज नॉट अबव लॉ। आर्टिकल 14 इसी की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 इसी की बात करता है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। इसके आपको सिर्फ एक्सेप्शन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं। देखो 105 आर्टिकल और 194 आर्टिकल, 105 आर्टिकल है इम्यूनिटीज जो कि दी जाती है एमपी को, और 195 इम्यूनिटीज जो दी जाती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, इनको जो इम्यूनिटी दी जाती है 194 और 105 में ये लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है, ठीक है, आर्टिकल 15 करता है डिस्क्रिमिनेशन की बात। ठीक है, आर्टिकल 15 करता है डिस्क्रिमिनेशन की बातें, कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेस पे किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक में जो एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी जो नौकरियां हैं, उसमें किसी किस्म का आप क्या कर सकते हैं, किसी भी किस्म का यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी। अब इसके एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे EWS एक्ट आया है, रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन होते हैं ओबीसी के लिए, EWS के लिए, ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, कौन से उससे कौन से किसी से 97 अमेंडमेंट एक्ट है, उसके लिए उससे क्या होगा 97 CA से। वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, जो आपका ओबीसी के लिए आज की डेट में आपको रिजर्वेशन है 27% हो। उसके बाद EWS 10% जो रिजर्वेशन है वो EWS के लिए, वो किससे आया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एग्जाम में आया है, again it is a PYQ, so remember it why it is important। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है, एक आता है आपका क्वेश्चन PYQ रहा है बैकवर्ड कमीशन। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है, ठीक है, देखो जैसे आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब आया था, कौन लाया था, ठीक है, इसको याद रखना, काका केलकर।
काका केलकर जो थे, ही वाज हेड ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। सेकंड कमीशन कौन सा आया था? सेकंड आया था आपका मंडल आयोग, द मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन आया था सेकंड। आपको ध्यान देना है, फर्स्ट कमीशन अंडर काका केलकर, सेकंड कमीशन वाज अंडर मंडल, वाज अंडर बीपी मंडल, जो कि किसने करा था? मोरारजी देसाई सरकार ने, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने। और इसका जो ये 27% वाला जो था, ये फिर बीपी सिंह जो गवर्नमेंट आई थी उसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। आपको बस इतना याद रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखनी, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये किसमें आया था? रामनंदन कमेटी। These all are PYQ, again repeating। ये लेटेस्ट PYQ है अभी CDS का। ठीक है, कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। आर्टिकल 17 इज सिंपल। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? देखिए, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है उसकी बातें करता है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? टाइटल्स की। आर्टिकल 18 is talking about your titles, very specifically आर्टिकल 18 talking about titles। इसमें भी PYQ है, नेशनल अवार्ड्स के ऊपर PYQ है। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स में देखिए, सबसे पहले ध्यान देना आपने, नेशनल अवार्ड्स जो थे क्या होते हैं? ठीक है, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। सो इफ समवन इज गेटिंग दीज आर नॉट अ काइंड ऑफ टाइटल। टाइटल क्या है? राव साहब, राय बहादुर, ये सब टाइटल आप नहीं लगा सकते, बट दीज कैन बी गिवन। ये कोई टाइटल नहीं है। ठीक है, जस्ट ऑफ अ वेरी गुड वर्क डन फॉर द नेशन, उसके लिए हम देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है लेटेस्ट में, इसको भी आपने देखना है। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट आया था, उसमें क्या बोला गया था? नेशनल अवार्ड्स कब इंस्टीट्यूट किए गए थे? याद रखना, 1954 राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट थी, उनके टाइम पे नेशनल अवार्ड्स का इंस्टीट्यूशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देन क्या हुआ था? 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी अपहेल्ड करी थी। आपको याद ये रखना है किसने इसको डिसकंटिन्यू किया था। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स को किसने डिसकंटिन्यू किया था? ठीक है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब आई थी। ठीक है, जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी, इन्होंने क्या किया था? इट डिसकंटिन्यू इट। ठीक है, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने क्या करा था? इसको डिसकंटिन्यू किया था। एंड देन अगेन इट वाज रिवाइज्ड बाय इंदिरा गवर्नमेंट। Indira government in 1980 revised it, and in 1977 it was discontinued। ये PYQ आया हुआ है, कब डिसकंटिन्यू हुआ था, कब दोबारा किसने रीइंस्टेट किया था, स्टार्ट कब हुए थे, तो इसको ध्यान देना है आप। ठीक है, ये आपका खत्म होता है आपका राइट टू इक्वलिटी 14 to 18। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। 14 इज टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी ऑफ लॉज, सिंपल। 15 इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, नाउ रिमेंबर, 15 is talking about discrimination, any kind of discrimination on base of caste, creed, color। 16 is talking about public employment, clear है? ठीक है, और 17 is talking about untouchability, 17 is talking about untouchability, and 18 is about titles, abolition of titles except those like national awards, Padma Shri, Padma Vibhushan। ठीक है, these are not under those title category, otherwise राय साहब, राय बहादुर, दीवान, अलग अलग जो भी हैं उनको हम हटाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 पे, आर्टिकल 19। ठीक है, now article 19 is the most controversial of all fundamental rights, क्योंकि सारा बहस इसी पे होता रहता है। ठीक है, आपने सुना होगा आज़ादी, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, आज़ादी। हम भी यूज करते हैं, हमको अपना जीवन जीने का अधिकार है, हम अपने तरीके से जिएंगे। बच्चे बोलते हैं ना, लाइक वी विल लिव आवर वे। ठीक है, माय राइट, माय चॉइसेस, माय फ्रीडम। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 19 इज। ठीक है, आर्टिकल 19 में हम डिस्कस करेंगे RTF, यानी राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, RTF अंडर आर्टिकल 19। Now this article 19 gives you 6 subtypes, 6 subtypes है। ठीक है, इसके क्या है? 6 subtypes है। ठीक है, इसके क्या है? 6 subtypes है, आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसके क्या है? 6 subtypes है।
सो द नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में क्या है, आपको 6 अलग अलग स्पेसिफिक राइट्स जो है प्रॉमिस करता है, स्टेट प्रॉमिस करता है। अब वो राइट्स हमने देखने कौन से, ठीक है। पहला आपने देखना है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, वेरी कॉमन, आप लोगों ने सुना होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकंड इज असेंबल पीसफुली, ठीक है। थर्ड इज एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन यानी कॉपरेशन बनाना, अपने संघ बनाना, जो भी आपके पास राइट्स हैं। दूसरा राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है। राइट टू डिसाइड, आप कहीं पे भी रह सकते हैं। एंड राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, तो राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, दीज आर योर 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर द फ्रीडम। बट देखो, आपने याद रखने कुछ सर्टेन केसेस में आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। लाइक आपको पता है जो पीपल हु आर इन द डिफेंस सर्विसेज अंडर आर्टिकल 33 देयर फ्रीडम कैन बी कर्टेल्ड, उनके पास सर्टेन चॉइसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं होती, तो वो केस भी है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, जैसे आपने देखा होगा, सपोज कोरोना था तो आपके मूवमेंट पे सरकार ने रोक लगाई थी, उस केस में भी सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन हर केस में है, हर राइट में है, ठीक है। नो राइट इज एब्सोल्यूट एज डिस्कस्ड अर्लियर। द थर्ड मोस्ट थिंग इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ PYQs, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कौन से 3 राइट्स आर्टिकल 20 के अंदर होते हैं, ठीक है। विच 3 राइट्स आर अंडर आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 के अंदर कौन से 3 राइट होते हैं, तो ये 3 राइट आपने देखने कौन कौन से हैं, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। अब नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है, तो सर्टेन लॉज आर देयर एंड वो जो लॉज होते हैं ना वो अप्लाई होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैक डेट पे करें। सपोज मेरे को आज मैंने कुछ काम किया है एंड फॉर दैट आई एम गेटिंग पनिश्ड, तो मुझे सज़ा वो मिलेगी जो उस टाइम उस लॉ के हिसाब से जिस दिन मैंने उस किसी भी क्राइम को मैंने कमिट किया है। बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि नया लॉ आया था ऐसे ऐसे, ठीक है। क्रिमिनल में नहीं होता, टैक्स लॉज में ऐसा हो सकता है, बट क्रिमिनल लॉज में नहीं होता, ये बात ध्यान देनी है। बट फॉर टैक्स लॉज एंड सिविल लॉज इट कैन बी डन, बट नॉट फॉर क्रिमिनल लॉज, ठीक है। क्रिमिनल लॉज में ऐसा नहीं होता। फिर क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी जबरदस्ती आप क्या है, सपोज आपने सुना होगा कोर्ट में दी हुई पुलिस के आगे दिए हुए स्टेटमेंट का कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, ये कोर्ट में दिया जो स्टेटमेंट होता है वही वैलिड माना जाता है, बट आप पुलिस के आगे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको कोर्ट वैलिड नहीं मानता, ठीक है। दैट इज रबिश, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। एविडेंसेस एक्सेप्ट होते हैं, स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। स्टेटमेंट जो आप कोर्ट के आगे देते हो वही एक्सेप्ट होता है। और लास्ट होता है आपका नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, नो डबल जियोपार्डी, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ रहा है ये भी, ठीक है। कौन से 3 वो आते हैं, नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि आपको किसी भी क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इफ यू गेट वंस, आपको अगर एक बार यू गेट लाइक फॉर ऑफेंडिंग अ पर्टिकुलर डूइंग अ क्राइम और ऑफेंडिंग सम लॉज, आपको एक बार अगर सजा मिल गई आपको दोबारा नहीं मिलेगी, मतलब उसी चीज़ के लिए दोबारा, ठीक है। नो 2 टाइम्स नहीं होता। क्लैरिटी है इतनी। और अब आप आइए आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 21, ठीक है, क्या है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज योर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है, आपका जो सेल्फ है, ठीक है, आपका जो योर सेल्फ है, ठीक है, पर्सनल आपकी लिबर्टी है, उसका प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपका जो सेल्फ का है उसका लिबर्टी का प्रोटेक्शन, उसमें बहुत सारे अलग अलग है, जैसे राइट टू मैरी, राइट टू प्रिवेसी है, ठीक है, आपकी अपनी प्रिवेसी है। तो इसमें आपने ध्यान देना है, इसमें आपको देखना है कि राइट टू प्रिवेसी किस में आया था, ये बात याद रखना है। KS पुत्तास्वामी केस, राइट टू प्रिवेसी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ PYQ, ठीक है। अब राइट आर्टिकल उसमें एक और आया है, ठीक है, इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस, दिस इज न्यू वन, ये नया है अभी, कि राइट टू मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस, की डिजिटल एक्सेस कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर, ठीक है, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर वर्ड, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 22 एंड 23, 24 सब्सिक्वेंटली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, what does आर्टिकल 21A says? आर्टिकल 21A इज राइट टू एजुकेशन। एक बात ध्यान रखनी है आपने, राइट टू एजुकेशन। अब आपने एक और चीज ध्यान रखनी है, राइट टू एजुकेशन वाज लेटर फॉर्म, बाद में बनाया, ठीक है। इट वाज फॉर्म अंडर 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अंडर बना है। इसके अंदर जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज, ठीक है, इट इज़ फॉर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू 6 to 14, ठीक है, एंड इट इज़ ओनली प्रोवाइडिंग यू एलिमेंट्री एजुकेशन एज योर फंडामेंटल राइट। यानी स्टेट का काम ये है कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 6 to 14 तक की जो एजुकेशन है दैट शुड बी फ्री एंड दैट शुड बी गिवन बाय स्टेट। उसके बाद जो प्रोफेशनल एजुकेशन है फॉर दैट इट इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट। हैविंग अ higher education or a professional education is not a fundamental right, but having a basic education of 6 to 14 is your fundamental right, ठीक है, इतनी क्लैरिटी है आपको। इसके अलावा एक और चीज़ PYQ में आई है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में देता है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 350A, ठीक है। दीज आर ऑल PYQs, ठीक है, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ दीज ऑल हैव केम इन एग्जाम समटाइम और अर्लियर और प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 21A, देन नेक्स्ट इज द आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। एक सिंपल समझिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्ट जो कि इन्फोर्स किया जाता है ताकि जो भी आपके सपोज देखो डिटेंशन दो टाइप की होती है, प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब आपने कुछ कर दिया उसके बाद आप अरेस्ट होंगे, प्रिवेंटिव मतलब आपको अरेस्ट कर लेते हैं पहले ही कि आप कुछ गलत काम ना कर पाएँ, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, ठीक है। आर्टिकल 22 क्वेश्चंस ज़्यादा आज तक पूछे नहीं गए, सम एंड हेयर आए हैं, बट वी डोंट नीड टू डिस्कस इट। हमको बहुत सारा कोर्स पढ़ना होता है, तो अननेसेसरी चीज़ों को फिल्टर आउट करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। देन आर्टिकल 23 इज फोर्स लेबर और द बॉन्डेड लेबर। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 इज फॉर, ठीक है, आर्टिकल 24 इज फॉर वर्क प्लेस, यानी कि एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर हजार्डियस कंडीशन, हजार्डियस कंडीशंस के अंदर चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय करना है। अब ये भी देखना है आपने कि हजार्डियस कंडीशंस के अंदर ही ये बोलता है, इट इज़ नॉट फॉर सेफ कंडीशंस, ठीक है। दो बाद में एक्ट्स पास हुए जिसमें आप चाइल्ड लेबर या किसी भी किस्म का हाउस होल्ड वर्क नहीं करा सकते जब तक कि बच्चा 14 ईयर्स का नहीं हो जाता। स्टिल द लॉ, द ओरिजिनल लॉ इज फॉर हजार्डियस प्लेसेस ओनली, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए बस आर्टिकल 24 क्या है। देन आर्टिकल 25 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस, यानी ये रिलीजन से रिलेटेड है। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कौन सी है, कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी आप अपना बिलीफ अपने आप से रख सकते हैं। प्रोफेस, कौन सा रिलीजन आप प्रोफेस करेंगे, किसको आप फैलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा रिलीजन आप फॉलो करेंगे, एंड प्रोपोगेट, ठीक है। यू हैव चॉइस ऑफ प्रोफेस, कंसाइंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ठीक है। इन 4 चीज़ों को आप कर सकते हैं। this is your fundamental right about your religion, to follow it, to add more people to it, to propagate that your religion is good, and ये सब बातें आप कर सकते हैं अपने रिलीजन के बारे में। आर्टिकल 26 ये क्या बोलता है, इट इज टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ, आर्टिकल 26 इज टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होते हैं कि जो भी रिलीजन्स द्वारा आते हुए इंस्टीट्यूट होते हैं कई सारे, सम आर गवर्नमेंट फंडेड, सम आर ओनली गवर्नमेंट फंडेड एंड दे आर जस्ट रन बाय इंडिविजुअल। सम जो कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट चलाती हुई है और खर्चा भी करती है, कुछ में सिर्फ गवर्नमेंट कुछ हिस्से की भागीदार होती है और कुछ सोनली प्राइवेट रन होते हैं। तो ऐसे कई किस्म के इंस्टीट्यूशन के बारे में बोलता है कि कैसे कैसे हमको उनको चलाना है, ठीक है। आर्टिकल 27 इट इज़ अबाउट टैक्सेशन, कि किसी भी रिलीजन के प्रोपेगेशन के आप टैक्स नहीं लगा सकते। दूसरा कि सरकार भी किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करने में कोई भी स्टेट फंड का इस्तेमाल नहीं करेगी, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो क्या हो, सिखिज़्म हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन, उसको आप प्रोपोगेट करने के लिए कि आप उस रिलीजन को फैलाने के लिए आप सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 27। एंड देन व्हाट आर्टिकल 28 एंड देन इट कम्स आर्टिकल 29 और 30। अब 29-30 बहुत इंपॉर्टेंट है। 29-30 क्या है, इसको फर्क देखना, इट इज ऑल्सो PYQ, ठीक है। हम सेइंग PYQ तो मतलब आया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है 29-30 में,
ठीक है। आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। 29 इज अबाउट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा है ना। एनी सेक्शन बोलता है एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज फ्री टू मैनेज हिज और हर religious affairs. And Article 30 is specifically talking about minorities. तो दोनों का स्कोप क्या है, छोटा बड़ा है। आर्टिकल 29 का स्कोप बहुत बड़ा है। इट इज टॉकिंग अबाउट एनी सिटीजन इन द कंट्री इज फ्री टू एडमिनिस्टर हिज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और उसको प्रोपेगेट करना, प्रोफेस करना, जो भी है। आर्टिकल 30 is talking about only certain religious minorities, not everyone. Clarity. Then comes Article 32, again very important article. Article 32 is right to constitutional remedies. ठीक है, right to constitutional remedies आपने ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, Article 32 is called as heart and soul of constitution. Also remember Article 32, heart and soul of constitution. Why heart and soul of constitution? Because without Article 32 all the fundamental rights are null and void. Suppose आपको मैं बोलूँ कि you have a gun and you don't have a bullet, तो क्या करोगे गन का? ठीक है, you cannot fire it, simple. तो same is the fundamental rights. आपके पास right to freedom है, right to equality है, ठीक है, constitution and cultural and educational right है, then you have right to privacy, बहुत सारे right है ना। अगर इनको एक्सरसाइज करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना हो तो आप इनको एक्सरसाइज कैसे करोगे? आर्टिकल 32 गिव्स यू फ्रीडम दैट इफ योर फंडामेंटल राइट इज अब्राइज्ड, इट्स बीइंग टेकन अवे, इट्स बीइंग फैब्रिकेटेड, और राइट आपसे ले लिया जाता है, तो उस केस में आप किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ इट इज योर फंडामेंटल राइट, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, उसको मना कर दे। लाइक सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई एक्सरसाइज हिज पावर ओवर द इशू दैट योर फंडामेंटल राइट इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड। ठीक है, फंडामेंटल राइट अगर आपका जो अब्राइज्ड हुआ है, फैब्रिकेट हुआ है, उस केस में जो आपके कौन है, उस केस में जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास क्या है? मॉरल एक अथॉरिटी है कि ही और शी और द कोर्ट नीड्स टू एक्ट, कोर्ट को तो एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है वो। ठीक है, अभी इसमें आपने ध्यान देना है, बस एक चीज़ देनी है, कौन से 4 इंस्ट्रक्शन है उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 इंस्ट्रक्शन याद करने हैं। रिट्स, ठीक है, इंग्लिश जो हमारा ब्रिटेन का जो सिस्टम है वहाँ से हमने उठाया है, वहाँ पे नहीं कहते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स या रिट्स, सिंपल। तो हेबस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरी, को वरांटो। ठीक है, तो याद रखना है 4 है आपके पास, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरी, को वरांटो। ये 4 रिट्स आपने याद रखनी है। और ये रिट्स क्या है? दोनों चीज़। अब इसमें कैचिंग पॉइंट आपने और ध्यान रखना है। सपोज स्टेटमेंट आता है PYQ अगेन, ठीक है, कि डू द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू पास द रिट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो ध्यान देना है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, एनी कोर्ट इन द कंट्री कैन गिव द, याद रखना, एनी कोर्ट, एंड इन दैट एनी कोर्ट केस में आप हाई कोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऑलरेडी है ही पावर। तो व्हेन वी से एनी कोर्ट, इट मीन्स एनी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स व्हेन डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट। कैची है, समझना है, व्हेन डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट। कर सकती है, करती नहीं है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकता है अदर देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि वो रिट्स इशू करें, नहीं तो वैसे कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो मतलब पावर क्या है? एक्सक्लूसिव तो नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट। इवन हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट कैन डू सो व्हेन कन्फर्ड द पावर। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस में आपको देखना है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो रिट पावर है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसमें फर्क देखना है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पावर है वो एक्सक्लूसिव तो नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ना भी नहीं बोल सकती, जैसे हमने पहले देखा था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फंडामेंटल गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट, सोल गारंटर और द गार्जियन। हाई कोर्ट जो है मना कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो रिट है ना वो बहुत वाइड है। सपोज मैं रहता हूँ उत्तराखंड में और सुप्रीम कोर्ट क्या है दिल्ली में, पर सुप्रीम कोर्ट का जो आपने देखा है उसका जो स्टैचर होता है, उसका जो वर्डिक्ट होता है, इट अप्लाइज टू एवरी कोर्ट दैट इज इन द कंट्री, एवरी कोर्ट, एवरी सबऑर्डिनेट कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट। ठीक है,
एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, किसी भी किस्म का कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देती है, इट इज़ फॉर एवरी कोर्ट इन द कंट्री। सिमिलर, अगर जो फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है ना वो किसी भी स्टेट में हो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू इशू द रिट एंड इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द केस फंडामेंटल राइट। बट हाई कोर्ट जो होती है ना वो ऑर्डनरी या लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर लेती है, नॉर्मल लीगल राइट के लिए भी इसको इशू कर लेती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, बस इसका सिंपल ये इसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है कि सपोज एक पर्सन है इज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हैज राइट टू इशू रिट ओनली फॉर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इट्स टेरिटरी, यानी वो सिर्फ महाराष्ट्र में हुए इन्फ्रिंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर और इट कैन नॉट पास एनी स्टैच्यू फॉर द केसेस that in which the infringement of the FR or the fundamental right has been taken place in any other state। यानी अगर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उत्तराखंड में तो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। द अथॉरिटी लाइज विद द हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल और उत्तराखंड, ठीक है। इतनी क्लैरिटी है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। तो दिस वाज अबाउट योर, ठीक है, फंडामेंटल राइट, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो ज़रूरी हिस्से हैं वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और आगे भी जितने भी हमने इसमें पॉइंट डिस्कस किए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इधर क्वेश्चंस हैव कम ऑन दोज पॉइंट्स और प्रोबेबली ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दिस इज़ द शॉर्ट फेस वीडियो फॉर फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी एंड लेट्स एंड दिस लेक्चर।